हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज दर्शन मिश्रा। और अभी हम पढ़ रहे हैं पीटी 365 में पॉलिटी की सीरीज। और पॉलिटी का इसमें हमने अक्टूबर तक का कवर कर लिया है। नवंबर का ये अपडेटेड सीरीज है, तो इस नवंबर से जनवरी तक का। तो इसको करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे जो लास्ट टॉपिक के बाद फिर जो अगला टॉपिक होता है वो कोऑपरेटिव्स है। और कोऑपरेटिव्स ही न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025, इसको आईवाईसी बोलूंगा, इसको इनॉग्रेट किया है। और ये एक मेजर इंटरनेशनल इवेंट है जो कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। ठीक है। आईवाईसी 2025 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो प्रोक्लेमेशन हुआ है वो यूएनजीए ने किया है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जून 2024 में इसको प्रोक्लेम किया था। और इसका जो थीम है वो है, उस साल था, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ये थीम कोऑपरेटिव मूवमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन पावर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स। एक तो अवेयरनेस रेज करना, ठीक है, जिसमें कोऑपरेटिव्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रोल शोकेस करना, वो आता है। फिर ग्रोथ को प्रमोट करना, इसमें कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव में। फिर अगले ऑब्जेक्टिव एडवोकेट फॉर पॉलिसीज में कोऑपरेटिव्स के लिए लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म को सपोर्ट करने की बात की गई है। फिर इंस्पिरेशनल लीडरशिप का, इंस्पायर लीडरशिप, इसमें यूथ को एंगेज करने और कोऑपरेटिव लीडरशिप को फॉस्टर करने की बात की गई है। ठीक है। इसके जो होस्ट थे वो कमिटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये है। ठीक है। अब जानते हैं कोऑपरेटिव्स होते क्या है। कोऑपरेटिव देखो, ये एक कोऑपरेटिव जो होता है, एक कोऑपरेटिव इंडिविजुअल्स का एक वॉलेंटरी ग्रुप होता है जिनके कॉमन नीड्स होते हैं और जो शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने के लिए यूनाइट होते हैं। ठीक है, एक होता है। इसका जो एम होता है कोऑपरेटिव का, ये मेंबर्स को सपोर्ट करना होता है, सोसाइटी के पुअर सेक्शन के इंटरेस्ट पर फोकस करना होता है और सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल एड के थ्रू मतलब ये काम होता है। ठीक है। और रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बात करें तो ये होगा कैसे, क्योंकि हर चीज को करने के लिए रिसोर्स चाहिए होता है। तो इसमें रिसोर्स शेयर कैसे होता है, जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव के, वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, मतलब एक साथ लाते हैं और उनका यूज इफेक्टिवली करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ठीक है। और कोऑपरेटिव मूवमेंट ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेटिव्स का राइज पार्शली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आईसीए के वर्क की वजह से है। ठीक है। आईसीए क्या है, तो आईसीए की फाउंडिंग जो है 1895 में ईवी नियल और एडवर्ड ओवन ग्रीनिंग ने की थी। और ये एक ग्लोबल एनजीओ है जो वर्कर कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। ठीक है। 2024 में इंडिया ने पहली बार आईसीए की ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी। और कॉन्फ्रेंस का थीम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, जो इंडिया के सहकार से समृद्धि के विजन से अलाइन था। ठीक है। इंडिया में कोऑपरेटिव्स की अगर बात करें तो इंडिया में कोऑपरेटिव्स का जो जेनेसिस हुआ है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था। और इसका करंट स्टेटस देखें तो दुनिया में इंडिया में जो है, दुनिया के 27% कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक। इंडिया की जो 20% पॉपुलेशन कोऑपरेटिव्स का पार्ट है और ग्लोबल एवरेज का 12% है, लेकिन इंडिया इंडिया का जो प्रोपोर्शन है वो काफी हाई है। ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शन और हाई हो ही जाएगा। ठीक है। तो और लीडिंग स्टेट्स इसमें जो है, जो कोऑपरेटिव्स में लीडिंग स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र है। इंडिया के टोटल कोऑपरेटिव्स का 25% अकेले महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर सेकंड नंबर में गुजरात आता है, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटका। ये स्टेट्स कंबाइंड इंडिया के 57% कोऑपरेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर देखें कोऑपरेटिव्स का, तो 97th अमेंडमेंट 2011 ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट किया था कुछ प्रोविजंस के साथ। वो प्रोविजंस क्या है, एक तो फंडामेंटल राइट में उसको आर्टिकल 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया गया था। ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 43 भी इंसर्ट किया गया है ताकि कोऑपरेटिव्स को और प्रमोट किया सके। और एक नया पार्ट 9B जिसमें आर्टिकल 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक ऐड किए गए हैं कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए। और ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या हैं। ठीक है, जरूरी है कि पूछ भी सकता है। और क्योंकि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अपने यहाँ 2019 में बनी थी, हाँ 19 या 20 में बनी थी, तो ये थोड़ा उतना भी पुराना न्यूज नहीं है, तो यूपीएससी पूछ सकता है कोई, क्योंकि अभी तक इसके रिगार्डिंग ज्यादा सवाल उसने पूछे नहीं है। ठीक है। तो इसको आप इग्नोर मत करना, इसको पढ़, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स ये कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट की एंट्री 44 के अंडर आते हैं।
और इनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 गवर्न करता है। ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट कोऑपरेटिव्स की बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव्स का जिक्र भारत के संविधान के स्टेट लिस्ट एंट्री 32 में किया गया है। और इनका जो नियंत्रण होता है, मतलब इनका जो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब होता है, ये हर राज्य अपने स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत करता है। ठीक है। अब कुछ की इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, कुछ की बड़े कदम जो उठाए गए हैं कोऑपरेटिव्स को मजबूत करने के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करें तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी 1963, इसको जो है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर काम करती है। और इसका उद्देश्य कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट में हेल्प करना होता है। ठीक है। फिर अगला जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से मिलता है। सरकार ने एक अलग ही कॉर्पोरेशन में मंत्रालय बनाया है। सॉरी, 2019 2021 में बना था, यहाँ पे मेंशन्ड है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो 2021 में अलग ही मंत्रालय बनाया है, जिससे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को और ज्यादा नए आयाम मिले हैं। ठीक है। ठीक है। फिर अगला जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है वो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी से मिलता है। तो ये एक नेशनल लेवल कमिटी बनाई गई है जो एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रही है। और इसका विजन सहकार समृद्धि है, जिससे पूरे देश में कोऑपरेटिव कल्चर को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट लीगल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये अगला इनिशिएटिव ये है कि कानूनी और प्रशासनिक सुधार, हिंदी में कहें तो इसे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2023, इस नए कानून से कोऑपरेटिव्स में गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला है। और इलेक्शंस का प्रोसेस भी अब और ज्यादा सुधरा और फेयर बनाया गया है। ठीक है। फिर मॉडल बायलॉज फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स के लिए नए बायलॉज बनाए गए हैं, जिससे बेटर मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। और आप लोगों को अगर जो लोग गांव वगैरह से होंगे, स्पेशली जो बिहार साइड से होंगे, बाकी स्टेट का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, जो बिहार है, यूपी में भी, यूपी में नहीं होता ये नॉर्मल इलेक्शंस, लेकिन बिहार में ये इलेक्शंस होते हैं, पैक्स के इलेक्शंस। तो वहां पे इसके इलेक्शंस भी होते हैं। ठीक है। तो वो इस चीज से लगा पा रहे होंगे आइडिया कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, जो रूरल बैकग्राउंड से होंगे। ठीक है। और महाराष्ट्र में भी होते हैं। फिर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करें तो जो अगला इनिशिएटिव है, उसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज का पायलट प्रोजेक्ट जो है, इस प्लान के तहत पैक्स के गोडाउन को फूड सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है। और इसका मकसद ये है कि फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को बूस्ट किया जाए। ठीक है। फिर अगला जो है, एक अगला जो इनिशिएटिव है, मार्गदर्शिका प्लान है। इसमें ये एम किया, सरकार का लक्ष्य ये है कि 2 लाख नए पैक्स डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव स्टैब्लिश किए जाए, ताकि रूरल इकोनॉमी को नई रफ्तार मिले। और तीसरा जो इनिशिएटिव है, एसओपी है, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के लिए डेयरी सेक्टर में महिलाओं को एम्पावर करने के का फोकस है इसमें, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 में। और इसमें टारगेट है कि 2029 तक 1,00,000 किलो पर डे मिल्क प्रोक्योरमेंट अचीव करना। और व्हाइट रिवॉल्यूशन 1.0 का ईयर कौन सा है वो एक बार ध्यान रखना आप। ठीक है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन 1.0 के जनक कौन है, मतलब उनके जिसने शुरू किया था, और आज के डेट में उस कोऑपरेटिव को क्या कहते हैं, ये काफी न्यूज में भी है। तो न्यूज में नहीं है, मतलब काफी कॉमन जनरल नॉलेज है, तो ये आपको लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही इसके बारे में थोड़ा, अगर नहीं पता है तो रिसर्च करो, पता है तो वेरी गुड, आपके जीके ठीक ठाक है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो, मतलब हिंदी में अगर इसको समझें तो तकनीक और वित्तीय समावेशन। तो इसके बारे में इसके बारे में जो इनिशिएटिव है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। पूरे भारत भर के कोऑपरेटिव्स का एक डिजिटल डेटाबेस बनाया जा रहा है, और हर राज्य और सेक्टर की फुल इंफॉर्मेशन एक जगह पर जहां मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद फिर अगली बात हुई है एनयूसी एफडीसी की, मतलब हम ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। और ये एक तरह से सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ठीक है। जो अर्बन कोऑपरेटिव्स की फंक्शनिंग और क्रेडिबिलिटी को सुधारेगा। फिर अगला जो काम किया जा रहा है वो एसओपी तैयार की जा रही है फॉर कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के लिए बैंक अकाउंट्स खुलवाने और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये न्यूज में क्यों है? तो रिजर्व बैंक, अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में, इसका रिपोर्ट का टाइटल है ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ये रिपोर्ट म्युनिसिपल बॉडीज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और उनकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज पर फोकस करता है। तो ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है आरबीआई के द्वारा, इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया न्यूज में भी है। पंचायती राज नॉर्मली रहता भी है, सवाल पूछता भी रहता है यूपीएससी। म्युनिसिपल से कम सवाल पूछता है, तो उस चांसेस से पूछ सकता है इसमें भी, ठीक है। तो ये देखने की जरूरत है आपको थोड़ा कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं। ये इकोनॉमी का टॉपिक है वैसे। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, कब कौन कौन सी स्टेट म्युनिसिपल बॉन्ड्स स्टेट रिलीज कर सकती है, कि ये म्युनिसिपल कमिश्नर रिलीज करता है, ठीक है। ये सब डिटेलिंग एक बार देख लेना आप, ठीक है, अपने एंड से। ये पॉलिटी का टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं इसको कवर नहीं करूंगा अभी। तो देखते हैं अगला, कुछ फैक्ट्स हैं इसमें कि जैसे इंडिया की जो सिटीज हैं, इंडिया की सिटीज सिर्फ 3% लैंड एरिया कवर करते हैं, लेकिन हमारा जो जीडीपी का 60% से ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडिया की सिटीज, ठीक है। और सोचो कितनी पावरफुल इकोनॉमिक इंजन हैं ये हमारे सिटीज। लेकिन फिर भी हमारे म्युनिसिपल बॉडीज की फंडिंग बहुत ही भयंकर दिक्कत होती है, क्योंकि कभी स्टेट फंड नहीं दे रहा होता है, ठीक है, कभी वो उतने प्रॉपर टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते हैं, ठीक। तो बहुत सारी फंडिंग के पैसे की दिक्कत होती है, क्योंकि इनके रेवेन्यू के रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही है, उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी कम ही मिली हुई है। भले 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई, लेकिन स्टेट उतना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता नहीं है। उसके वेरियस पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट की, एक बार। अ, एक सेकंड। अच्छा, ये हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इसको मैंने डिटेल में कराया हुआ है पॉलिटी बूस्टर सीरीज में। इसमें तो बहुत छोटे में दिया हुआ है, उसको मैंने पूरा डिटेल में कराया, आप उसमें से जाके देख लेना, ठीक है। और उस अच्छे से समझाया हुआ भी है उसमें, तो इसीलिए इसमें कोई अभी जाने की जरूरत नहीं है। सीधे हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में। देखो 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लोकल गवर्नेंस को फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया था, और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसमें हमारे अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और इस अमेंडमेंट के थ्रू 18 डिफरेंट फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज को डेलीगेट कर सकती है, और इन फंक्शंस की लिस्ट 12th शेड्यूल में दी हुई है, ठीक है। और अर्बन, फिर अर्बन प्लानिंग और वगैरह सब, अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज रेगुलेशन, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर रोड्स, ब्रिजेस और कंस्ट्रक्शन तक सभी इंपॉर्टेंट काम जो है इनके जुरिस्डिक्शन में ही आते हैं, ठीक है। और फिर आर्टिकल 243 एक्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स अर्बन लोकल बॉडीज को टैक्सेस, ड्यूटीज और फीस लगाने का अधिकार दे सकते हैं, ठीक है। दे सकते हैं, याद रखना। दिए हुए हैं कि नहीं ये अलग बात है, दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 243 वाई के अंडर में स्टेट फाइनेंस कमीशन को टैक्सेस और ग्रांट्स की रिकमेंडेशन का काम मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में स्टेट्स ने अभी तक पूरी तरह से ये पावर्स लोकल बॉडी को ट्रांसफर नहीं की है, जिससे उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो लिमिट हो जाती है। और वैसी बात है, क्योंकि जब टैक्सेस वो ऑथराइज कर ही नहीं सकते, तो फिर उन पैसा कहाँ से आएगा। नॉर जो छोटे छोटे टैक्स होते हैं, जैसे हाउस टैक्स हुआ, फिर वाटर टैक्स हुआ, ये सब टैक्सेस उतना फिजिकल पावर जनरेट करते नहीं है ना। बेसिक रेवेन्यू जनरेट करते हैं इसके लिए, म्यूनसिपैलिटीज के लिए, तो उनके इसीलिए काम भी उतने बड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एक तरह समझो कि अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है रेवेन्यूज का, तो ये रेवेन्यू और फिजिकल पावर नहीं होती है इसके पास, म्यूनसिपल बॉडीज के पास, ठीक है। फिर अर्बन लोकल बॉडीज के रेवेन्यू सोर्सेज की डिटेल्ड फीचर्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके पास देखो चार सोर्सेज हैं, चार मेन रेवेन्यू सोर्सेज हैं। इनको थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। देखो पहला ओन सोर्सेज, जो खुद के सोर्स हैं टैक्स रेवेन्यू के। टैक्स रेवेन्यू में आता है प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स वगैरह, ये सब टैक्स ये लगाते हैं, ठीक है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, उसमें यूजर चार्जेस, जिसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपमेंट चार्ज, बिजनेस परमिशन, बिल्डिंग परमिशन फीस वगैरह ये सब आता है, ठीक है। फिर और अलग अलग रिसिप्ट होता है, जैसे लीज हुआ, रेंट हुआ, सेल ऑफ म्युनिसिपल लैंड हुआ, सेल ऑफ रबिश हुआ, मतलब जो गंदगी कूड़ा कचरा, उसको भी कुछ, जैसे कुछ कूड़ा कचरे होते हैं रिसाइकलेबल होते हैं। तो आप लोग घर के आगे अभी आजकल क्या कहते हैं, पूरे भारत में ही चलता है, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल वाला गाना। तो वो जो कचरा निकलता है, उसमें कचरा का यूजेबल कचरा हुआ तो उसको बेचने का भी, उसके सेल का भी, ठीक है।
फिर पेनल्टीज और फाइन जो लगाते हैं म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, ये सब इनके खुद के सोर्स होते हैं जहां से पैसा पाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा जो होता है असाइन्ड रेवेन्यू। ठीक है। इसमें आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। अब मोस्टली जीएसटी में सबस्यूम हो गया है ये, एक्सेप्ट जो लोकल बॉडीज खुद लिवाई कर रही हैं उसको। फिर दूसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स लगता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है। तो उसका फिर मोटर व्हीकल टैक्स का एक हिस्सा आता है इनके पास। फिर स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू का एक पोर्शन आता है इनके पास। ठीक है। फिर अगला जो इनके पैसे का सोर्स है वो है ग्रांट्स इन एड, जिसमें सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस कमीशन से मिलने वाले फंड्स होते हैं। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, फिर अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से पैसा, फिर स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे स्कीम्स के थ्रू जो ग्रांट्स आते हैं। ठीक है। ये ग्रांट्स होते हैं इनके रेवेन्यू के सोर्स। ठीक। फिर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ग्रांट्स हुए तो वो हुए। फिर उसके बाद चौथा होता है बोरोइंग। ठीक है। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स कुछ बड़े शहरों ने शुरू किए हुए हैं। तो जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड आपका जो एमपी से होंगे वो इंदौर, उनका जो सिटी है वो म्युनिसिपल बॉन्ड लगाया हुआ है। ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई का बीएमसी का है शायद, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। लखनऊ में है म्युनिसिपल बॉन्ड, लखनऊ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाया हुआ है। ठीक है। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह हुए। ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स या बैंक से लोन, फिर एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से लोन्स, वर्ल्ड बैंक, एडीबी एक्सेट्रा, इन सबसे कुछ कुछ म्यूनिसिपैलिटीज को लेने का अधिकार होता है तो लेते हैं, वो बोरो करते हैं। ठीक है। लेकिन चैलेंज ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का जो इफिशियंसी है ना वो बहुत कम होता है। एवरेज में सिर्फ 37% ही है, और यूजर चार्जेस भी एक्चुअल कॉस्ट से बहुत कम है। इस वजह से हमारे म्यूनसिपैलिटीज को फाइनेंशियल स्ट्रेन भी काफी ज्यादा फेस करना पड़ता है। और प्रॉपर्टी टैक्स बहुत लोग जमा भी नहीं करते ना, तो उनका दसियों साल, मतलब किसी किसी के तो 100 100 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा होता है। कहीं किसी किसी स्टेट में आप जाके देखोगे किसी 50 साल, किसी 60 साल, किसी में 25 साल, 20 साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा ही नहीं हुआ है। तो उसका जो कलेक्शन है, इफिशिएंट कलेक्शन की इफिशियंसी उतनी अच्छी होती भी नहीं है, तो इसीलिए इस वजह से और पैसे की कमी रहती है। एक तो उनके पास पैसे रेवेन्यू सोर्सेज एलोकेट नहीं है, ऊपर से जो एलोकेटेड भी है उसका भी कायदे से इफिशियंसी नहीं है कलेक्शन की। तो वो सब रीजंस हैं जिससे हमारे म्यूनिसिपल बॉडीज के पास पैसे नहीं होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। फिर इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। रूरल गवर्नेंस की बात करें तो सॉरी, इसकी बात करते हैं, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। ठीक है। ये रूरल गवर्नेंस की बात है एक तरह से। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है। और ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर शुरू किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। उतना मतलब ये बस याद रखना कि विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव क्या है। ठीक। इसका जो इस इनिशिएटिव का जो कॉम्प्रिहेंसिव एम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना। और ये कैसे करेंगे? तो एक तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं और ऑफिशियल्स को और बेहतर गवर्नेंस के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करके करेंगे। फिर दूसरा, डिजिटल टूल्स और मॉडर्न गवर्नेंस प्रैक्टिस से उन्हें इक्विप करके करेंगे। फिर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करके करेंगे। और फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा करके इसका स्ट्रेंथन करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है। और ये इनिशिएटिव जो है प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को प्रमोट करना और ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को मजबूत करना। ठीक है। इस इनिशिएटिव के थ्रू जो गांव के नेताओं को कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर डिजिटल लिटरेसी और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक। और इससे हमारा गोल ये है कि बाई 2047, 2047, ठीक है, जब इंडिया विकसित भारत बनेगा तब हमारी पंचायत भी विकसित हो। तो ये हमारा एम और गोल है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टेलीकम्युनिकेशंस रूल्स 2024, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नए नियम, प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस रूल्स 2024। ये काफी न्यूज में भी रहा है। ठीक है। तो सेंटर ने टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के अंडर न्यू टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024 नोटिफाई किया है, जो पुराने इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के रूल 419 और 419 ए को रिप्लेस करेंगे ये रूल्स। ठीक है। और इन नियमों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, तो की हाइलाइट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। इंटरसेप्शन ऑर्डर्स का अथॉरिटी किसके पास रहेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी यूनियन होम सेक्रेटरी
सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पर होम सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से नीचे ना हो, ऐसा प्रॉपरली ऑथराइज्ड ऑफिसर हो। ठीक है। दूसरा, ऑथराइज्ड एजेंसी, कोई भी ऐसी एजेंसी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो, वो इंटरसेप्शन का वो उसके पास अथॉरिटी रहेगी। और रिमोट एरियाज या ऑपरेशन नीड्स के लिए ऑर्डर्स जो हैं ऑथराइज एजेंसी के हेड या सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर के द्वारा ही इशू किया जा सकता है। ठीक है। इंटरसेप्शन ड्यूरेशन की बात करें तो ऑर्डर जो है इनिशियली 60 दिन तक वैलिड रहेंगे, और जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम 180 दिन तक एक्सटेंड किए सकेंगे, और हर एक्सटेंशन के लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा। ऐसे नहीं मनमाने रूप से एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। और इंटरसेप्शन रिलेटेड ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं तो ऑथराइज्ड एजेंसी के को 2 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के नोडल ऑफिसर या टेलीकॉम एंटिटी के नोडल ऑफिसर से कम्युनिकेट करेंगे, और प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग और सिक्योर चैनल से कम्युनिकेशन इंश्योर करना होगा। ठीक है। सेफगार्ड मैकेनिज्म्स भी कुछ दिए हुए हैं। जैसे रिव्यू कमेटी की बात की गई है, कैबिनेट सेक्रेटरी की लीडरशिप में सेंट्रल रिव्यू कमेटी और स्टेट रिव्यू कमेटी हर 2 महीने में ऑर्डर्स की रिव्यू करेंगे, और ये इंश्योर किया जाएगा कि इंटरसेप्शन लेजिटिमेट रीजन से किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं लेजिटिमेट रीजन से नहीं। और रिकॉर्ड्स डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इंटरसेप्शन रिकॉर्ड्स हर 6 महीने में डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, सिवाय उन केसेस के जहां फंक्शनल रिक्वायरमेंट या कोर्ट डायरेक्शंस के लिए इन्हें रखना जरूरी होगा। ठीक है। और ये रूल्स जो हैं सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइवेसी एडवोकेट्स के बीच कंसर्न है कि इनसे डिजिटल सर्विलेंस ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेट न्यूट्रलिटी पे। ये पहले काफी न्यूज में था, एक समय पे फेसबुक को लेकर के काफी न्यूज में था, तो ये पुराना न्यूज है, तो इसके चांसेस हैं आ सकते हैं इस बार। ठीक है। और फिर यूपीएससी ने 1-2 बार सवाल पूछा है। ठीक है। तो ये ग्लोबल इशू है जो डिजिटल दुनिया को इफेक्ट करता है, और यूएस अपील्स कोर्ट ने रिसेंटली रूल किया है कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी को नेट न्यूट्रलिटी रूल्स रीइंस्टेट करने का लीगल अथॉरिटी नहीं है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट रेगुलेशन पर असर डालेगा। ठीक है। अब देखते हैं नेट नेट न्यूट्रलिटी है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नेट न्यूट्रलिटी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सारे इंटरनेट डेटा को इक्वली ट्रीट करना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन? जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे जियो हो गया। ठीक है। फिर जैसे आपका एयरटेल हो गया, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनकी वजह से आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो फिर इसका फिर हाँ, तो फिर नेट न्यूट्रलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखो क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कहता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सारे इंटरनेट डेटा को इक्वली ट्रीट करना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और यूजर्स को जो है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलना चाहिए सभी वेबसाइट्स और सर्विसेज तक। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कंटेंट ब्लॉक या थ्रॉटल स्लो डाउन नहीं करना चाहिए, पेड प्रायोरिटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, यानी किसी कंपनी को पैसे देकर फास्टेस्ट स्पीड नहीं मिलनी चाहिए, और स्मॉल बिजनेसेस हुए, स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। ये टर्म जो है 2003 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर टिम वू ने कॉइन किया था। उन्होंने वार्निंग दी थी कि ब्रॉडबैंड आईएसपीज इंटरनेट एक्सेस के गेट कीपर्स बन सकते हैं और स्पेसिफिक कंटेंट को ब्लॉक या चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बार पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी की स्थिति क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो यूरोपियन यूनियन में क्या है, यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रिक्ट ओपन इंटरनेट एक्सेस रेगुलेशन बनाए हुए हैं जो एंड यूजर्स को लॉफुल कंटेंट एक्सेस करने का राइट देते हैं। ठीक है। ब्राजील में क्या है, मार्को सिविल डा इंटरनेट लॉ के थ्रू स्ट्रॉन्ग नेट न्यूट्रलिटी प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है। चिली में क्या है, दुनिया का पहला देश है जिसने 2010 में नेट न्यूट्रलिटी लॉ पास किया हुआ है। और इंडिया, अब लास्ट अपनी कंट्री में के बारे में देखते हैं, तो ट्राई ने 2018 में स्ट्रॉन्ग नेट न्यूट्रलिटी रिकमेंडेशन दी थी जो जीरो रेटिंग प्रैक्टिसेस को बैन करती हैं और अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट को एनफोर्स करती हैं। ठीक है। अब इंडिया में ट्राई की क्या क्या रोल्स वगैरह हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ट्राई जो है मतलब फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर की इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। ठीक है। और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी को रेगुलेट करता है ये, और उसकी लाइसेंसिंग का कंडीशंस भी यही सेट करता है। फिर कंज्यूमर इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन भी यही करता है, ट्राई ही करता है। और इंटरनेट गवर्नेंस में भी मेजर रोल प्ले ट्राई का ही है। ठीक है। ठीक है। और नेट न्यूट्रलिटी डिबेट का कोर इशू ये है कि क्या इंटरनेट एक पब्लिक यूटिलिटी है जिसे इक्वली एक्सेस होना चाहिए, या आईएसपी को राइट है कि वो
टीयर्ड सर्विसेज ऑफर करें। टीयर्ड मतलब टीयर 1 के लिए, मतलब अलग अलग टीयर्स में सर्विस को बांट लें और हर टीयर के अकॉर्डिंग स्पीड या फिर सर्विसेज ऑफर करें, पैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। इस डिबेट में इनोवेशन, कंज्यूमर चॉइस और डिजिटल डिवाइड का इशू शामिल होते हैं। ठीक है। अब समझते हैं इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे रहा है। ठीक है। इसका विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले 2015 में जो हुआ है वो ए के भार्गवा कमेटी ऑन नेट न्यूट्रलिटी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अब इसको डीओटी बोलूंगा मैं। इस कमेटी ने एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि पेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंटेंट को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये था कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स किसी एक कंटेंट को पैसे लेकर के दूसरे कंटेंट के मुकाबले ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ठीक है। फिर 2016 में क्या हुआ। 2016 में ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डेटा सर्विसेज रेगुलेशन 2016 जारी किया था। और और इस रेगुलेशन के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स को मना किया गया था कि वो अलग अलग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स ऑफर्स या चार्ज कर सकते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि कौन सा कंटेंट एक कंज्यूमर एक्सेस कर रहा है। ठीक है। और यानी हर कंटेंट के लिए एक समान डेटा चार्ज रखे जाना चाहिए और किसी भी तरह का भेदभाव अलाउड नहीं था। ठीक है। इसके बाद 2018 में टेलीकॉम कमीशन ने ये नए नेट न्यूट्रलिटी रूल्स अप्रूव किए थे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटरनेट कंटेंट और सर्विसेज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता था। ठीक है। मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर्स अब कंटेंट को ब्लॉक करना, उसकी स्पीड को थ्रॉटल करना या उसको हायर स्पीड एक्सेस देकर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना या कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए थे, जैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के लिए। ठीक है। इसी के साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये भी अनाउंस किया था कि नेट न्यूट्रलिटी को यूनिफाइड लाइसेंस का पार्ट बनाया जाएगा, यानी हर टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इस यूनिफाइड लाइसेंस के नियमों का पालन करना होगा। ठीक है। तो ये नेट न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क का ऐसे इंडिया में डेवलपमेंट हुआ 2015 का, 2016 का, 2018। ठीक है। तो इसमें आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस मोटा मोटी याद रखना कि 2015 में कौन सी कमेटी थी। ठीक है। ये कमेटी का ईयर याद रखना, इसका रिकमेंडेशन, फिर उसका फिर ये 2018 वाला याद रख लेना। ठीक है। 16 वाला हल्का फुल्का एक बार पढ़ लेना तो दिमाग बैठा ही रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ठीक है। इसमें इसको हम शॉर्ट में बीवीवी 2024 भी कहते थे, बीवी स्क्वायर कह लूंगा मैं। ठीक है। बीवीवी बोलने में थोड़ा वो होगा अगर तो सबसे पहले ये विधेयक न्यूज में इसलिए था क्योंकि सिविल एविएशन के सेक्टर में एक कॉम्प्रिहेंसिव और अपडेटेड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस की जा रही थी, जो मॉडर्न एविएशन की नीड के साथ अलाइन कर सके। ठीक है। और आइए इसके कुछ फीचर्स समझ लेते हैं बीवीवी के। पहला फीचर है कि रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। ठीक है। विधेयक के तहत जो एक न्यू सिविल एविएशन अथॉरिटी का प्रोविजन किया गया है, जो एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रेगुलेशन के एस्पेक्ट को मॉनिटर करेगी। और ये अथॉरिटी डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को रिप्लेस करेगी या सबस्यूम करेगी। ठीक है। इसके फिर दूसरे फीचर हैं रेगुलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्टिविटीज। इसमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों टाइप की एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी प्रोविजंस को स्पेसिफाई किया गया है, और ड्रोन ऑपरेशंस को भी इस रेगुलेशन के एम्बिट में इंक्लूड किया गया है। ठीक। फिर तीसरा एस्पेक्ट है रूल मेकिंग पावर्स। ठीक है। इस विधेयक के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइड पावर्स दिए गए हैं कि रूल बनाने के लिए, जिसमें लाइसेंसिंग होगा, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स के एस्पेक्ट भी शामिल रहेंगे। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का। इसमें विधेयक में वेरियस ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं, जैसे अनऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, फिर सिक्योरिटी वायलेशंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ एविएशन नॉर्म्स। इन ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट का भी ऑप्शन प्रोविजन दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी। इस विधेयक के तहत क्या होगा कि पेनल्टीज को एडजुडिकेट करने के लिए स्पेसिफिक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स और एपीलेट अथॉरिटीज डिजाइन किए गए हैं, जिससे इफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ केसेस हो सके। ठीक है। अब बात करते हैं एविएशन गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में।
भारत में सिविल एविएशन जो है गवर्नेंस मेनली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला है डीजीसीए। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिविल एविएशन की सेफ्टी और रेगुलेटरी ओवरसाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, फिर आते हैं बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो एविएशन सिक्योरिटी के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करते हैं। फिर तीसरे आते हैं एरा, एईआर है, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो एयरपोर्ट्स के इकोनॉमिक रेगुलेशन जैसे एयरपोर्ट टैरिफ्स और सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर कुछ की लेजिस्लेशन देखते हैं जो एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, ये दो और रह गए हैं, तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एआईबी। ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगे अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं। अच्छा, एआईबी का वर्किंग का एक ब्रॉड व्यू, मतलब वैसे काम तो नहीं करता, लेकिन हाँ एक मूवी आई थी रनवे 34, उसमें जो अमिताभ रहते हैं, अमिताभ बच्चन जी रहते हैं, तो वो इसी डिपार्टमेंट से रह रहे होते हैं, तो इससे मतलब एक आइडिया लगाने के लिए मैंने बताया ये आपको। ठीक है, फिर एक और होती है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये टैरिफ रेगुलेशन और एरोनॉटिकल सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तीन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं की लेजिस्लेशन पे। ठीक है, सबसे पहला है कि एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ठीक है, जो कि एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस और सर्टिफिकेशन के लिए प्राइमरी लॉ है। ठीक है, फिर दूसरा आता है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, सॉरी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, जिसके तहत जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन हुआ था, और जो एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम देखती है। ठीक है, एईआर है। उसके बाद में फिर इसके अलावा जो कुछ की इनिशिएटिव्स हैं लिए गए हैं वो एविएशन सेक्टर ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के लिए। ठीक है, जिसमें एक मेजर इनिशिएटिव है एफडीआई पॉलिसी में रिलैक्सेशन। सिविल एविएशन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया है, जिससे जैसे शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और अप टू 49% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% है। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू 100% है, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव करके आप 100% एफडीआई इसमें ला सकते हैं, और मतलब कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर खुद से ही बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल तो 49% तक का ही मालिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिर लेकिन फॉर एनआरआईज इट इज 100% एफडीआई, वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू परमिटेड है, और 100% एफडीआई ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए भी 100% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ब्राउनफील्ड ये भी इकोनॉमिक का ही टर्म है, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। ग्रीनफील्ड होता है वो ऐसे प्रोजेक्ट जो कम्प्लीटली न्यू स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ब्राउनफील्ड होता है जो पहले से कुछ पहले से उस पर काम हो रखा हो या फिर बना हुआ हो, उसको वापस रीडेवलप किया जाए, रिपर्पस किया जाए। ठीक है, तो उसको ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं। फिर उसके बाद फिर की इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ले डाउन करता है एविएशन सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि अफोर्डेबल फ्लाइंग को प्रमोट करना, रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना, और इंडिया की ग्लोबल एविएशन हब बनाना इंडिया को। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर इसके बाद फिर एक उड़ान स्कीम भी है। ये तीसरा ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, आरसीईएस। ठीक है, यानी उड़ान इसको कहते हैं, जिसका एम है स्मॉलर टाउन्स और सिटीज को एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और एविएशन को आम आदमी के लिए एक्सेसिबल बनाना। ठीक है, कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं वो देख लेते हैं, एक बार बता देता हूँ मैं। देखो, विजन 2040 फॉर सिविल एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है बाय इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म गोल्स और स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर दूसरा एक अलग स्कीम है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस, एमआरओ। इसमें ये यूनियन बजट 2024-25 में एमआरओ एक्टिविटीज को इंसेंटिवाइज करने की, मतलब मेंटेनेंस भी करे, रिपेयर भी करे, ऑपरेशन भी करे, ये सारी एक्टिविटीज को इंसेंटिव दे गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी बात की गई है। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स में 25 एयरपोर्ट्स वाया पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूट के थ्रू अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू बने।
ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए गए हैं, जैसे नव निर्माण, ठीक है, ये एयरपोर्ट कैपेसिटी के को इम्प्रूव करने के लिए। फिर डिजी यात्रा, ठीक है, पेपरलेस ट्रैवल, इसमें कुछ नहीं होता, मोबाइल में डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करना होता है, बस वो दिखाते हुए जाओ तो आपका अभी फिलहाल तो लाइन भी नहीं लगती है। डिजी यात्रा से आप फटाफट आपकी चेकिंग सुलभ हो जाती है, मतलब जल्दी आप चेक इन कर सकते हो, ठीक है। फिर एयर सेवा, फिर इसमें ऑनलाइन ग्रीवेंस रिट्रेसल पोर्टल हुआ एक तरह का, इसका एयर एयर सर्विसेज का। फिर जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन सर्विस, ठीक है, ये एआई और इसरो फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसरो के द्वारा डेवलप की गई है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन 2024, ये अडॉप्टेड एट ये सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ठीक है। इस सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन में अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क सेट करता है एनहांसिंग रीजनल कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन, मतलब रीजनल कोऑपरेशन का कैसे एनहेंस हो और कैसे बढ़िया हो, कैसे और बेहतर हो, उसके रिगार्डिंग फ्रेमवर्क सेट करता है ये दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, ऑन सिविल एविएशन 2024। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आप ध्यान रखना, ये ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद फिर कुछ आगे बात करते हैं ई दाखिल पोर्टल के बारे में, ठीक है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर कंप्लेंट्स को इफिशिएंटली और सीमलेसली फाइल करने के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया था। और ये पोर्टल जो है कंज्यूमर्स को ऑनलाइन कंप्लेंट्स फाइल करने, डॉक्यूमेंट सबमिट करने और फीस पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म को और एसेसिबल और एफिशिएंट बनाया जा सके, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हियरिंग्स को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट की जा सके। और ये ई दाखिल पोर्टल से कंज्यूमर्स को अपनी कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए फिजिकल ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों बचाया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल के बारे में आते हैं, बात करते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड नॉलेज रिपोजिटरी है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। और इस पोर्टल में वेरियस पॉलिसीज, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपाइल किए गए हैं, ताकि एजुकेशनल इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर जैसे टीचर्स हुए, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो सके, ठीक है, जहां से वो ऑथेंटिक और अपडेटेड इंफॉर्मेशन एसेस कर सके। और अमृत ज्ञान कोश का एम है कि नॉलेज शेयरिंग को एनकरेज किया जाए और एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन प्रमोट किया जाए, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। ये एक एनुअल सर्वे है जो दुनिया भर के लोगों का ट्रस्ट लेवल मेजर करने के लिए 4 मेजर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस और एनजीओ के ऊपर किया जाता है। और ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको स्किप करो, फालतू टाइम वेस्ट करना। फिर एंटिटी लॉकर पे देखते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स ने किया है। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नेशनल मिस एक सॉरी एंटिटी लॉकर जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया है, ठीक है। इनके नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंतर्गत में ये हुआ है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है कंपनीज और एलएलपीज को अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स हुए, ठीक है, उनके लाइसेंस और जो मतलब जो भी उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटली स्टोर करने का फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। ये इंडिया की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो एंटिटी लॉकर के थ्रू जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक सेंट्रलाइज सिस्टम में एसेस और मैनेज कर सकते हैं, जिससे कंप्लायंस और ऑडिट प्रोसेस में भी काफी ट्रांसपेरेंसी आती है, ठीक है। अगर इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल पे, आईएससी। एक बार ये एंटिटी लॉकर फिर से देख लेते हैं। देखो, एंटिटी लॉकर एक तरह का डिजिटल लॉकर की तरह समझो जो क्लाउड पर है। क्लाउड मतलब आसमान पर नहीं, डिजिटली ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन है जहां से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेफली स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें 10 GB तक का एनक्रिप्टेड स्टोरेज फ्री मिलता है। और ये सिर्फ स्टोरेज ही नहीं, रियल टाइम वेरिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के डेटाबेसेस से कनेक्ट करके, ठीक है। जैसे अभी तक ज्यादातर जो डेटा होते हैं वो क्लाउड पे स्टोर होते हैं। क्लाउड मतलब कि ऐसे समझो कि जैसे ऑनलाइन कहीं आसमान में, एक तरह से ऑनलाइन के आसमान में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये असली वाले आसमान में नहीं, मतलब ऐसे जगह जहाँ जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
पर वहां से हम जब चाहे तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहिए तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे, और ये आधार एनक्रिप्ट, आधार ऑथेंटिकेटेड भी होता है, मतलब ऐसे कोई भी नहीं आपका डेटा निकाल सकता, आधार से उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ, आपको कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ ये डाटा निकाला जा सकता है कि नहीं। जैसे आधार का आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने जाते होंगे तो आधार आधार ऑथेंटिकेशन कराया जाता है ना, तो वो बिल्कुल वैसा ही तरह का समझो, ठीक है। डिट्टो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ वैसा ही। तो उसके बाद फिर अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटर स्टेट काउंसिल पे। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। और ये काउंसिल है क्या, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सेंटर और स्टेट्स जो हैं एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट करके डिसीजंस लेते हैं। इस मतलब ऐसे अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो तो एक फैमिली मीटिंग जहां पे आपके पिताजी सेंटर मतलब हेड हुए और उनके सारे बच्चे यानी स्टेट्स साथ बैठकर फैमिली मैटर्स डिस्कस करते हैं, तो आईएससी भी कुछ वैसा ही होता है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंटर स्टेट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के 263 के अंडर 1990 में स्टैब्लिश हुई थी, और वो भी सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। और ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाने का एक इम्पोर्टेंट टूल है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। इंटर स्टेट काउंसिल, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, इसको आप और डिटेल में लक्ष्मीकांत से पढ़ना, ठीक है। फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में बात करें तो एक तरह से, एक सेकंड, हाँ, देखो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में कभी सोचा है कि सारे लॉज पार्लियामेंट में ही नहीं बनते, और कुछ लॉज जो और रेगुलेशंस जो हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज भी बनाती हैं, जिन्हें सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। और रिसेंटली पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024 और पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के अंदर आते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेजेस में इसको समझे तो पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के डिटेल्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस को डेलीगेट कर देती है, लेकिन ये पावर्स अनलिमिटेड नहीं है। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव अपनी लिमिट्स में रहे, ऐसे नहीं कुछ भी बना करके दे रहे हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, ये टॉपिक जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाला, उसको भी पॉलिटी बूस्टर सीरीज में कवर किया गया है, ठीक। फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन स्टेट के बारे में बात करते हैं। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के हेल्पर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इन स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट के हेल्पर्स होते हैं, जिन्हें मिनिस्टर्स की तरफ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर रिसेंटली, एक सेकंड, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस डिसीजन पर स्टे दे दिया था कि जिसने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 95 फर्स्ट अमेंडमेंट ये है, वो ये कहता है कि किसी स्टेट में मिनिस्टर्स की टोटल संख्या असेंबली मेंबर्स के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 164 के 1A में कहा गया है, लेकिन स्टेट्स जो हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट करके इस लिमिट को बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली वो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन पावर्स और बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं। ये पावर का एक ग्रे एरिया है जहां टेक्निकलिटीज का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बाईपास किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन इस मैटर पर गवर्नेंस लैंडस्केप को शिप करेगा, ठीक है। तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 एम्पावरिंग ट्राइबल वुमेन, नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं। कहा गया, हाँ। ये जो है ट्राइबल वुमेन को एम्पावर करने के लिए है ये, दिस इज एम्पावरिंग ट्राइबल वुमेन, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। तो अभी रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ने एक अमेजिंग इनिशिएटिव का इनॉग्रेशन किया है, इसका नाम यही है, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। ये जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का कंबाइंड एफर्ट है, ठीक है। इसका एम क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज की इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर करना और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और गवर्नेंस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि वो बेटर लीडर बन सकें, ठीक है। सोचो, रूरल एरियाज में एक ट्राइबल वुमेन पंचायत मेंबर है, उनको सिटी के ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर्स से डील करना पड़ता होगा, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो वो तो डिसएडवांटेज में रहेंगी। तो ये प्रोग्राम जो है एग्जैक्टली उसी गैप को एड्रेस करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एडजर्नमेंट साइन डाई, ये भी पढ़ा दिया है। लेकिन चलो ठीक है, देख लो। जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन हुआ था 2024 वाला, तो वो साइन डाई एडजर्न हो गया था, इसलिए न्यूज में है। छोड़ो, हटाओ, इसको नहीं जाएंगे, लंबा खींच जाएगा।
तो प्रिविलेज मोशन पे आते हैं, ये भी पढ़ा दिया गया है, ये एमपीज का स्पेशल वेपन होता है एक तरह से। तो रिसेंटली अपोजिशन एमपीज ने पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन को मूव किया था, वही उसी समय दिसंबर वाले सेशन में, विंटर सेशन में। तो ये होता क्या है, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिसमें एमपी प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहता है कि किसी ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का वायलेशन किया है, फिर प्रिविलेज मोशन पूरा बैठता है उसके ऊपर। ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट पे आते हैं। ये एक तरह से एक्स्ट्रा बजट मांगना हुआ। इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि किसी सर्विस के लिए बजट में एलोकेट किया गया पैसा कम पड़ रहा है, तब वो पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगते हैं। ठीक है। रिसेंटली सेंटर ने ऐसे ही एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल मांगा था, और ये आर्टिकल 115 के तहत आता है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट वाला प्रोविजन। और जब किसी न्यू सर्विस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, एक्सेस ग्रांट जब पैसा, और दूसरा होता है एक्सेस ग्रांट। दो तरह के ग्रांट्स की बात की गई है आर्टिकल 115 के तहत। ठीक है। एक तो होता है एडिशनल ग्रांट, जब किसी न्यू सर्विस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। दूसरा होता है एक्सेस ग्रांट, जब पैसे ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं और अब पोस्ट फैक्टो अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है। तो बजट साइकिल में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और गवर्नमेंट को हर चीज के लिए एग्जैक्ट, गवर्नमेंट जो मतलब हर चीज के लिए एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकती कि हाँ इसके लिए 1,000 करोड़ लगेंगे तो 1,000 ही करोड़ लगे। कभी कभी हो सकता है 1,000 करोड़ की जगह 1,100 करोड़ लग जाए, तो 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा के लिए तो एक्सेस ग्रांट लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 17th लोकसभा जो है, इट स्पेंट ओनली 9.08 आवर्स ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। यानी प्राइवेट मेंबर्स लोग अपनी बिल का, प्राइवेट मेंबर्स जो है मतलब जो मिनिस्टर्स नहीं है उनको प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है, भले ही वो जो पार्टी सत्ता में है उसके मेंबर्स ही क्यों ना हो। ठीक है। तो उसके बाद फिर हर फ्राइडे को लास्ट 2.5 आवर्स के लिए इनका टाइम रिजर्व होता है प्राइवेट मेंबर्स के लिए। ठीक है, जो कि मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो जैसे कि मैंने बता दिया है। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि 1970 के बाद से कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल पास नहीं हुआ है। अब तक हिस्ट्री में सिर्फ 14 ही पास हुए हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। और ये स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि इंडिविजुअल एमपीज की लेजिस्लेटिव पावर प्रैक्टिकली कितनी कम है। और इवन दो थियोरेटिकली उनको बिल्स इंट्रोड्यूस करने का राइट है, लेकिन पास तो कितने ही होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रूल 267। ठीक है, इसमें राज्यसभा का जो चेयरमैन है रिसेंटली कंसर्न थे कि रूल 267 का ओवर यूज हो रहा है। तो ये रूल है क्या? रूल 267 जो है राज्यसभा के मेंबर्स को पावर देता है कि वो अर्जेंट मैटर्स पर डिस्कशन के लिए उस दिन के रेगुलर एजेंडा को सस्पेंड कर सकें, ऑफ कोर्स चेयरमैन के अप्रूवल से, ऐसे ही। तो ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो अपोजिशन को अर्जेंट मैटर्स रेज करने का पावर देता है। लेकिन जब इसका ओवर यूज होता है तो रेगुलर लेजिस्लेटिव बिजनेस अफेक्ट होता है। तो एक तरह से ये बैलेंसिंग एक्ट है अर्जेंट मैटर्स और रेगुलर बिजनेस के बीच। ठीक है। फिर प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन, ये भी काफी ज्यादा इसके बीच में बात हो रही थी, राज्यसभा चेयरमैन को हटाने की, तो इसलिए न्यूज में है। तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक बार लेकिन देख लेते हैं। ऑपोजिशन ने राज्यसभा चेयरमैन को अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं एज पर आर्टिकल 64, पता ही होगा। ठीक है। इनका जो रिमूवल प्रोसेस होता है उसके लिए उस 14 दिन का नोटिस पहले देना पड़ता है। फिर राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करना होता है विद मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। फिर लोकसभा को भी सिंपल मेजोरिटी से एग्री करना होता है। और इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट की रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक ग्राउंड्स मेंशन करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल के लिए ये कोई ग्राउंड नहीं मेंशन करता। ठीक है। तो ये गवर्नेंस गैप है जिसको एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं, सॉरी। और तो ये डिफरेंस हो गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। तो हो सकता है आपको वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल न्यूज में था, तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता, ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि वाइस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी, या फिर मिस इनकैपेसिटी, और एक और ग्राउंड, सॉरी, ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, एक ही ग्राउंड है शायद, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ही उनके रिमूवल का ग्राउंड, वही रिमूवल का ग्राउंड है उनका। ठीक है। और कोई रिमूवल का ग्राउंड नहीं मेंशन किया है शायद कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बार आप देख लेना ये चीज, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉमर्शियल कोर्ट्स पे। ठीक है, ये एक तरह से बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स के तौर पे हैं ये।
तो गवर्नमेंट ने कमर्शियल कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2024 का ड्राफ्ट रिलीज किया है पब्लिक कमेंट के लिए। ठीक है, ये बिल जो है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के क्विक रिजोल्यूशन के लिए है। और कमर्शियल कोर्ट्स हैं क्या? तो ये एक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो बिजनेस डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं, चाहे वो मर्चेंट्स के बीच ट्रांजेक्शन हो, बैंकिंग डिस्प्यूट हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इशूज हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड मैटर्स हो। 2015 में कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट पास हुआ था, तब उसमें अमेंडमेंट प्रपोज है तब से। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको स्टैब्लिश करती है और हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके इसको स्टैब्लिश किया जाता है कमर्शियल कोर्ट्स को। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये कोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर कोर्ट केसेस में रिजॉल्व होने के में काफी समय लग जाता है। तो उनके लिए स्पेसिफिक ये कोर्ट्स रहेंगे, तो सिर्फ उन्हीं के केसेस, उन्हीं तरह जो उनके लिए बिजनेस रिलेटेड केसेस हैं, बस वही डील किए जाएंगे, तो जल्दी फास्ट ट्रैक होने के ज्यादा चांसेस हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। एक केस एक जजमेंट के तौर पे इसको, मतलब अगर इस शब्द में समझना चाहो तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर को हाईलाइट किया है। और ये डॉक्ट्रिन कहता है कि एक ही सब्जेक्ट मैटर पर एक टाइम पे एक से ज्यादा ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं हो सकते। जब हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के डिसीजन को मॉडिफाई या सेट असाइड या कंफर्म करता है, तब लोअर कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मर्ज हो जाता है हायर कोर्ट के डिसीजन में। अब सिर्फ हायर कोर्ट का डिसीजन वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल सिस्टम में क्लैरिटी रहे और कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना हो। तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हेंडरसन डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन को हम बाद में बात करेंगे, आज का लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम ये हेंडरसन डॉक्ट्रिन, पे कमीशन वगैरह ये सब आगे की टॉपिक्स देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।